हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। उसी व्यवहारवाद का जिसको हमने पिछली क्लास में देखा था, एक अगला टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ है, उत्तर व्यवहारवाद, जिसको हम कहते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म। जैसे हमने कहा था कि व्यवहारवाद 2000 दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक राजनीति विज्ञान के अंदर जो दृष्टिकोण प्रचलित था उसको हम परंपरावादी दृष्टिकोण कहते हैं ना। और उस परंपरावादी दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए डेविड ईस्टन के माध्यम से व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत राजनीति विज्ञान के अंदर आई। वो व्यवहारवाद क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, उसमें कमियां क्या थी, वो सारी पिछली क्लास के अंदर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी का एक अगला सप्लीमेंट या उसकी पूरक व्यवस्था के रूप में एक और सिद्धांत आया जिसको हम मान रहे हैं उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत, दृष्टिकोण या उपागम या सिद्धांत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेविड ईस्टन ने जिस व्यवहारवादी क्रांति को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिकता के नाम पर जिस तरह से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया, तो ये पाया कि व्यवहारवादी उतना सफल नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा व्यवहारवाद से की गई थी, है ना। उन्होंने वैज्ञानिकता के नाम पर केवल तकनीकों पर बल दिया और मूल्य मतलब विचार, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। तो और उसी का प्रभाव ये रहा कि जो राजनीतिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, समकालीन समस्याएं, उनका अध्ययन करने में व्यवहारवाद असफल रहा। इसीलिए व्यवहारवाद की उत्पत्ति के 2 दशकों के बाद लगभग 1969 के अंदर उत्तर व्यवहारवाद के विचार को प्रस्तुत किया गया। हम ये कहते हैं कि जिस डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की विचारधारा या व्यवहारवादी उपागम को प्रस्तुत किया, जिस डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता कहा जाता है, उसी डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा को भी प्रस्तुत किया। 1969 के अंदर न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर स्वयं डेविड ईस्टन ने कहा कि अब व्यवहारवाद अप्रासंगिक हो चुका है और एक नए प्रकार का व्यवहारवाद, जिसको उत्तर व्यवहारवाद या नव व्यवहारवाद भी कहा गया, उसकी शुरुआत या वो प्रारंभ हो रहा है। तो हम ये बता सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद आया कब, तो कह सकते हैं 1969 में। लाने वाले कौन थे, तो हम बता सकते हैं कि वही प्रणेता जिन्होंने व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया, उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा को या उत्तर व्यवहारवादी उपागम को हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक महत्वपूर्ण बात जो अंतिम पॉइंट में यहां पर हम बता सकते हैं, उत्तर व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रयास है। बौद्धिक का मतलब जिसमें लॉजिक की बात की गई है, तर्क की बात की गई है, प्रामाणिकता की बात की गई है, प्रासंगिकता की बात की गई है, विचारों के आधार पर। तो जो कमियां परंपरावाद की निकाली थी व्यवहारवाद ने, और फिर व्यवहारवाद में जो कमियां थी, उन कमियों को बौद्धिक आधार पर दूर करने का प्रयास इस उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से किया गया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो विकास यात्रा है या राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों में उत्तर व्यवहारवाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे परंपरावाद के राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पहली अवस्था थी, है ना, कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसके माध्यम से हुआ? परंपरावादी दृष्टिकोण के माध्यम से हुआ, जिसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया था। फिर इसके अंदर बदलाव कौन लेकर आया? व्यवहारवाद बदलाव लेकर आया, यानी कि विकास की जो दूसरी अवस्था थी वो व्यवहारवाद थी। और तीसरी अवस्था, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो तीसरी अवस्था विकास की है, वो उत्तर व्यवहारवाद के नाम से हम समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस बौद्धिक आंदोलन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन,
उसकी विषय वस्तु में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। तो ये कुछ प्रारंभिक मुख्य बातें थी उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जिसको हमें जानना जरूरी था। ये उत्तर व्यवहारवाद आया क्यों, है ना? अभी एक मोटे तौर पर तो हमने ये कहा था कि व्यवहारवाद के प्रति जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, व्यवहारवाद की जो असफलता थी, व्यवहारवाद में जो कमियां थी, उनको देखते हुए उत्तर व्यवहारवाद आया। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे, है ना, तो उसको हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम क्या बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को नया रूप देने के लिए, वैज्ञानिक रूप देने के लिए जो व्यवहारवादी क्रांति हुई, वो क्रांति अपेक्षित परिणाम, आशा के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाई, वो पूरी तरह से असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की भूल कर दी। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे साइंस के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन प्राकृतिक विज्ञानों में क्या है, निर्जीव वस्तुओं पर अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो और हर जगह ये समान रूप से विद्यमान रहते हैं, तो इसलिए इनके अध्ययन ज्यादा प्रामाणिक होते हैं, ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, इनके बारे में भविष्यवाणियां करना आसान होता है। व्यवहारवादियों ने क्या किया कि राजनीति विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? सजीव प्राणी, जो कि बार बार बदलता रहता है। कोई और ऐसे सजीव प्राणी के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो ये भूल थी व्यवहारवादियों की कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की, और इसी कोशिश के लिए उन्होंने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकों का, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया, जिसके कारण वो आशा अनुरूप कार्य नहीं कर पाए और वो असफल रहे। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद जो था, इस व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। यहां ध्यान रखना, ये उत्तर व्यवहारवाद खाली एक प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन इस संदर्भ में हम ये बता सकते हैं कि व्यवहारवाद के अंदर जो कमियां थी, जो दोष थे, जो जिन उद्देश्यों को पाने में वो असफल रहा, उन्हीं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। तो ये पहला कारण उत्तर व्यवहारवाद के उदय का। दूसरी बात हम बता सकते हैं, व्यवहारवाद निश्चित नियम देने में असफल रहा। हम लोगों ने बात करी थी कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या नहीं, उसमें हमने एक तर्क दिया था कि सर्वमान्य सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो कि सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाएं और सार्वभौमिक रूप से हर जगह उन सिद्धांतों का महत्व हो, तो ऐसे निश्चित सिद्धांत देने के लिए व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। राजनीति विज्ञान को भी प्रामाणिक बनाने के लिए, वैज्ञानिक देने के लिए, निश्चित नियमों को, निश्चित सिद्धांतों को स्थापना करने के लिए व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। लेकिन जिस मानव के व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया, उस मानव व्यवहार के अध्ययन के आधार पर वो ऐसे प्रामाणिक और विश्वसनीय निश्चित सिद्धांत देने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो समग्र रूप में हमेशा एक जैसा नहीं रहा, एक जैसा रहता भी नहीं है। तो ऐसे परिवर्तनशील सजीव मानव व्यवहार के अध्ययन के आधार पर निश्चित नियम, मूल्य निरपेक्ष रहते हुए निश्चित नियम देना संभव नहीं था, और इसीलिए व्यवहारवादी असफल रहे निश्चित नियम देने में। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों ने पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मूल्य निरपेक्षता की बात की, उन्होंने वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बात कही, जबकि समाज विज्ञान के अंदर राजनीति विज्ञान का अध्ययन जब किया जाता है, तब उसमें ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं और ना ही वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मूल्य निरपेक्ष हुआ जा सकता है। इन्हीं दो बातों पर व्यवहारवादियों ने बल दिया था, तो वो कोई प्रामाणिक निश्चित नियम नहीं दे पाए, जिसके कारण वो असफल रहा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। ये हुआ है दो कारण। तीसरे कारण की अगर हम बात करें, तो जो मैं अभी तक बार बार मैं जिस शब्द की चर्चा कर रहा हूं, व्यवहारवादियों के अध्ययन में मूल्यों की उपेक्षा की गई थी, है ना। व्यवहारवाद के पहले कौन सा दृष्टिकोण प्रचलित था? परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण पूरी तरह से मूल्यों पर आधारित था, है ना। उसमें विज्ञान और तकनीक और पद्धतियों पर बल नहीं दिया गया था, परंपरावाद में केवल मूल्यों पर बल दिया गया था, जिसकी आलोचना व्यवहारवादियों ने की। और उन्होंने क्या कहा कि शोध या अध्ययन में मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल देना चाहिए,
है ना। तो व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा करते हुए किसकी बात कही? पूरी तरह से तथ्यों की बात कही और तथ्यों को तकनीक के साथ जोड़ा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि उनका जो अध्ययन था वो दोषपूर्ण हो गया, क्योंकि जब भी समाज विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है तो तथ्यों और मूल्यों के बीच में संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है। ऐसा ही संतुलन व्यवहारवाद में नहीं था। तो इस मूल्यों की उपेक्षा के चलते भी राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया वो विशुद्ध नहीं रहा, वो वैज्ञानिक नहीं रहा, इसीलिए वो असफल रहा और उसको दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी एक नए दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने आया। अगली बात हम बता सकते हैं कि व्यवहारवाद जो था वो अप्रासंगिक और निष्क्रिय हो गया था। देखिए, दो शब्द हमने यहाँ पर यूज किए हैं। पहला शब्द है अप्रासंगिक, यानी कि जो रिलेवेंट नहीं है, जिसकी रिलेवेंसी खत्म हो चुकी है। अप्रासंगिक का मतलब जिसका प्रयोग करना उस संदर्भ में उचित नहीं है। और निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल उदासीन होकर, तटस्थ होकर रहे, वो जो कोई काम नहीं करे, उसको हम निष्क्रियता की श्रेणी में ले सकते हैं। व्यवहारवाद के अंदर भी कालांतर में इसी प्रकार की अप्रासंगिकता और निष्क्रियता के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद जिन राजनीतिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए अस्तित्व में आया था, उसके बावजूद विश्व के अंदर बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शस्त्रीकरण से जुड़ी हुई हो, चाहे वो विभिन्न राज्यों के बीच में नृजातीय संघर्ष रहा हो, इन समस्याओं के उत्पन्न होने से व्यवहारवादी कोई प्रामाणिक उनका निष्कर्ष या समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाए। क्यों ये समस्या आई? इसके पीछे मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कितना उत्तरदायी रहा? कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? इसके बारे में व्यवहारवाद कोई प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो आलोचक क्या मानते हैं कि व्यवहारवादियों की इन समस्याओं के प्रति ये उदासीनता या ये तटस्थता ही उसकी असफलता को इंगित करता है या रेखांकित करता है। जबकि समय की मांग क्या है कि कोई भी विषय तात्कालीन या समसामयिक समस्याओं का पूरी तरह से अध्ययन भी करे, उसके कारणों का विश्लेषण भी करे और उसके समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत करे। लेकिन व्यवहारवाद चूंकि ये सब करने में असफल रहा, इसलिए वो अप्रासंगिक भी हो गया और वो निष्क्रियता की श्रेणी में भी आ गया। तो इसीलिए व्यवहारवाद के स्थान पर किसी नए दृष्टिकोण का, किसी नए उपागम का आना जरूरी था। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के स्थान पर एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जान सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अच्छा, अब मैं एक शब्द की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के सामने, उसको समझने की कोशिश करना। हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर व्यवहारवाद, है ना। उत्तर का मतलब वैसे जनरली हम क्या लेते हैं? आंसर, जवाब से लेते हैं, है ना। उत्तर एक दिशा भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन यहां पर हम जिस उत्तर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो उत्तर ना तो जवाब है और ना ही उस उत्तर का मतलब दिशा से है। यहां उत्तर का मतलब है बाद में, है ना। हम क्या ले सकते हैं? उत्तर का मतलब बाद में। आप दोनों को जोड़ दो, उत्तर व्यवहारवाद मतलब वो व्यवहारवाद जो मूल व्यवहारवाद के बाद में आया। जैसे अभी हमने कहा ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए व्यवहारवाद का नया स्वरूप डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत किया। तो वो व्यवहारवाद जो मूल व्यवहारवाद के बाद में आया, उसको हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा शाब्दिक अर्थ और हम लोग यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद का देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद का मतलब क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा था, उत्तर व्यवहारवाद को प्रस्तुत करने का काम डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के भी प्रणेता माने जाते हैं। तो डेविड ईस्टन ने क्या परिभाषा दी थी उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। डेविड ईस्टन कहते हैं ये एक वास्तविक क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया। देखिए, दो अलग अलग शब्दों का यूज किया है। प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं हम? कोई भी एक्शन जब होता है तो उसके खिलाफ जो क्रिया होती है उसको हम प्रतिक्रिया, उसके विरुद्ध जो क्रिया होती है उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो पहली क्रिया क्या हो गई? व्यवहारवाद, है ना। कुछ आलोचक, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद इस व्यवहारवाद के विरोध में,
उसके उसकी उसको उसकी आलोचना करने के लिए अस्तित्व में आया। तो डेविड ईस्टन खुद क्या कहते हैं कि ये व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक क्रांति है। क्रांति का मतलब जो बदलाव लेकर आए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक बदलाव लाने वाली वास्तविक क्रांति है। ये राजनीतिक अध्ययन का विकास है ना। विकास का मतलब जो कमियां व्यवहारवादियों के द्वारा रखी गई, उन कमियों को दूर करते हुए राजनीतिक अध्ययन को वास्तविक या यथार्थवादी बनाने का प्रयास उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा किया गया। इसलिए डेविड ईस्टन इसको विकास की अवस्था बताते हैं। वो आगे क्या कहते हैं, ये आगे की दिशा में एक कदम है, ना कि पीछे की तरफ हटने की प्रवृत्ति। देखिए, आगे की दिशा में मतलब जहां तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास व्यवहारवाद के द्वारा किया गया, उसके आगे यानी कि व्यवहारवाद ने जो कमियां रख दी, उन कमियों को दूर करते हुए जो अच्छाइयां व्यवहारवाद में थी उनको तो उत्तर व्यवहारवाद ने स्वीकार किया ही, लेकिन जो बुराइयां व्यवहारवाद में थी उनको दूर करते हुए राजनीतिक अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम इसके द्वारा किया गया, उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा। इसीलिए डेविड ईस्टन इसको आगे की दिशा में एक प्रयास मानते हैं। वो आगे क्या कहते हैं, ये एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति। आंदोलन का मतलब जो राजनीति विज्ञान में बदलाव लाएगा, और बौद्धिक प्रवृत्ति मतलब जिसमें तर्क और विज्ञान दोनों का समन्वय किया जाएगा। तो ये पहली परिभाषा जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से दी। डेविड ईस्टन की एक और बात हमको यहां पर समझना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ना तो राजनीतिक शोध को स्वर्ण युग की ओर ले जाएगी, और ना ही इसका उद्देश्य किसी विशेष दृष्टिकोण को खत्म करना है। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात, व्यवहारवाद ना तो उत्तर व्यवहारवाद ना तो परंपरावाद या किसी पुरानी पद्धति की समाप्ति की बात करता है, और ना ही ये दावा करता है कि हम राजनीति विज्ञान में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इनका उद्देश्य क्या है कि हम राजनीति विज्ञान में जो कमियां हैं उसके अध्ययन में, जो अभी तक जो दृष्टिकोण और जो उपागम प्रचलित थे उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से। तो ये डेविड ईस्टन का, जिन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया, उनका एक दूसरा तर्क। फिर एक और अगली बात जो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बता सकते हैं, ये एक बौद्धिक आंदोलन है ना। और बौद्धिक आंदोलन क्यों? क्योंकि ये मूल्यों और तकनीक में मिश्रण करते हुए व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, इसको समझने की जरूरी है समझना। बौद्धिक प्रवृत्ति का मतलब जहां पर केवल कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा, वास्तव में यथार्थ में क्या हो रहा है उसका विश्लेषण किया जाएगा। और वो विश्लेषण किसका होगा? लोगों के राजनीतिक व्यवहार का, व्यक्ति समूह का। तो इन दोनों का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से होगा? उत्तर व्यवहारवाद में। फिर आपको यहां पर कह रहा हूं, आप कुछ शब्द याद कर लो, 3 बातें याद कर लो आप लोग। परंपरावाद ने मूल्यों या विचारों, केवल मूल्यों और विचारों पर बल दिया था। व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा करते हुए केवल तथ्यों और तकनीक पर बल दिया था। उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों की खिचड़ी है। खिचड़ी का मतलब वो परंपरावाद की तरह मूल्यों को अपनाने की बात भी करता है, और व्यवहारवाद की तरह तथ्यों और तकनीक को अपनाने की बात भी करता है। तो यहां पर जिस बौद्धिक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं उसमें मूल्यों और तकनीक दोनों पर बल दिया गया है उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा। फिर एक और अगली बात अगर हम करें तो इसका लक्ष्य क्या है उत्तर व्यवहारवाद का, कि परंपरावाद या व्यवहारवाद की आलोचना करना नहीं, बल्कि इनकी कमियों को दूर करना इसका लक्ष्य है। तो ये एक और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अगला तर्क। तीसरी बात हम लोग ये बता सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो समकालीन राजनीतिक अध्ययन है, उस अध्ययन में क्या कमियां रह गई, उन कमियों को रेखांकित करते हुए उनके समाधान के सुझाव प्रस्तुत करने वाला एक उपागम है। तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि ये वर्तमान या समकालीन राजनीतिक अध्ययन में जो असंतोष, जो कमियां, जो गैप उत्पन्न हो गए हैं, उनसे उनका अध्ययन करते हुए उनके समाधान के सुझाव प्रस्तुत करता है। फिर कुछ लोग इसको विचारधारा का नाम देते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद
किसी विशेष विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये तो अध्ययन करने का, राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने का एक नजरिया है, एक दृष्टिकोण है, एक उपागम है, जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का निर्धारण भी होता है और उस विषय वस्तु का अध्ययन भी किया जाता है। अगली बात हम यहाँ पर और बता सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है। भविष्योन्मुखी मतलब कि राजनीति विज्ञान का भविष्य किस प्रकार होगा, या राजनीतिक संस्थाएं भविष्य में किस प्रकार स्थापित होगी, भविष्य में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से राज्य और राजनीतिक संदर्भ किस तरह से तय होंगे, उनके बारे में अध्ययन करते हुए राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी रूप प्रदान किया जाता है उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा। इसीलिए इसको डेविड ईस्टन के रूप में के शब्दों में हम कह सकते हैं ये भविष्य की तरफ उन्मुख होने वाला उपागम है। ठीक है। और लास्ट बात जो अभी हमने पहले परिभाषा के तौर पर भी देख ली थी कि व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान के विकास की एक अगली अवस्था है, उस विकास को लाने वाली एक वास्तविक क्रांति है उत्तर व्यवहारवाद। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। इन्हीं बातों को यदि हम कुछ बिंदुओं में व्यक्त करें तो हम क्या बता सकते हैं। देखो, अगर ये वाली स्लाइड आप समझ लोगे तो आपको और आसानी रहेगी उत्तर व्यवहारवाद को समझने में। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। परंपरावाद का काल क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक। परंपरावाद में किस बात पे बल दिया गया था? मूल्यों के ऊपर बल दिया गया था। और उत्तर व्यवहारवाद भी मूल्यों की बात करता है। तो कुछ विचारक क्या कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब कोई चीज जो समाप्त हो चुकी है उसको वापस लाना, वो पुनरावृत्ति कहलाता है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों की बात कही, उन मूल्यों की जिस पर परंपरावादी बल देते हैं, तो एक तरह से ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पुनरावृत्ति होती तो उत्तर व्यवहारवादी केवल मूल्यों की बात करते। उन्होंने मूल्यों के साथ साथ तथ्यों और तकनीक की बात भी की, जो कि व्यवहारवादी करते हैं। तो इसीलिए इसको केवल परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार का सुधार आंदोलन है। सुधार आंदोलन मतलब जो कमियों को दूर करता है। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद की कमी को भी दूर किया और व्यवहारवाद की कमी को भी दूर किया। कैसे? कि परंपरावादियों ने केवल मूल्यों की बात की, तकनीक की उपेक्षा की, और व्यवहारवादियों ने केवल तकनीक की बात की, मूल्यों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों ने दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि यदि राजनीतिक व्यवहार को समझना है, यदि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को प्रामाणिक बनाना है, तो मूल्यों और तकनीक, मूल्य कहां से लिए? परंपरावाद से। तकनीक कहां से ली? व्यवहारवाद से। इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों के आधार पर अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये सुधार उत्पन्न किया उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये एक सुधार का आंदोलन है। इसी को हम अगर अलग शब्दों में कहें तो उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। समन्वयवादी का मतलब दो अलग अलग पक्षों में समन्वय करना। उत्तर व्यवहारवाद ने किस किस में समन्वय किया? परंपरावाद और व्यवहारवाद में समन्वय किया। कैसे किया? कि उसने परंपरावाद से मूल्यों को ग्रहण किया और व्यवहारवाद से तकनीक को ग्रहण किया। तो दो अलग अलग दृष्टिकोणों में समन्वय उत्पन्न करने का काम उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद को एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के रूप में भी जान सकते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विकास की निरंतरता का प्रतीक है ना। विकास की निरंतरता, देखो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में जो अध्ययन किया जा रहा है वो एक समय पर आकर थम नहीं जाए, रुक नहीं जाए, बल्कि वो अध्ययन लगातार चल रहा है। उस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को कौन प्रकट कर रहा है? उत्तर व्यवहारवाद। जैसे अभी मैंने कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक कौन किसके माध्यम से अध्ययन हो रहा था? परंपरावादी दृष्टिकोण के माध्यम से। तो वो विकास वहां तक था। उसके बाद राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारवाद के माध्यम से किया गया और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से। तो ये विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। किसका विकास? राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विकास, और उसके विकास की निरंतरता को इसी उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से समझा जा सकता है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो रचनात्मक प्रवृत्ति वाला है।
रचनात्मक प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ कुछ देने का प्रयास करें, उसको हम रचनात्मक प्रवृत्ति कह सकते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का लक्ष्य भी राजनीति विज्ञान में इसी प्रकार का रचनात्मक था। यहां देखिए आपको दो शब्द दिख रहे होंगे। व्यवहारवादियों ने ज्ञान के लिए ज्ञान की बात कही थी कि हमें किसी चीज का नॉलेज लेना है, इसलिए हम ज्ञान को अर्जित करेंगे। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा नहीं, हमें ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के लिए ज्ञान के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा कि क्या चीज हमारे लिए उपयोगी है, क्या चीज हमारे लिए हितकर है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन के लिए ज्ञान का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसी को प्राप्त करने का उद्देश्य जो था वो उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से तय किया गया। तो ये एक और उसके अर्थ के संबंध में बात बता सकते हैं। एक आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है हम बता सकते हैं, उत्तर व्यवहारवादियों ने उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का समर्थन किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि व्यवहारवाद अप्रासंगिक हो चुका था, है ना, और जो चीज अप्रासंगिक हो जाती है वो यूजलेस, महत्वहीन हो जाती है, वो उपयोग के लायक नहीं होती है। कोई भी चीज उपयोग के लायक कब रहेगी? जब वो प्रासंगिक बनी रहेगी, जब उससे लगातार लाभ मिलता रहेगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अध्ययन को प्रासंगिक बनाने की बात की। जब भी जो भी जैसा भी अध्ययन हो रहा है वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हो, उनका विश्लेषण करे, उनके बारे में पूरा समाधान प्रस्तुत करे, तो ऐसे अध्ययन को प्रासंगिक अध्ययन कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसी प्रासंगिकता के सिद्धांत पर बल दिया। तो ये एक अगली उसके अर्थ के बारे में हम बात बता सकते हैं। तो कुल ये 6 संदर्भ अगर हम समझ लेते हैं तो हमें उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं, सिद्धांत या विशेषताएं। आप लोग याद करो पिछली क्लास में जब हम व्यवहारवाद पढ़ रहे तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी, है ना, और उन 8 विशेषताओं को क्या कहा गया था? ये व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। उसी तरह से डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं या 7 मान्यताएं बताई, और इन 7 मान्यताओं को क्या कहा जाता है? ये प्रासंगिकता का धर्म है, क्रीडो ऑफ रिलेवेंस है। यहां ध्यान रखना, अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि प्रासंगिकता का धर्म या क्रीडो ऑफ रिलेवेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जिन 7 मान्यताओं को रेखांकित किया, सामूहिक तौर पर उनको हम प्रासंगिकता के धर्म या क्रीडो ऑफ रिलेवेंस के रूप में जानते हैं। इसका और एक्चुअल अर्थ क्या है वो अभी हम आगे जब ये विशेषता पढ़ेंगे तब उसमें और क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं ये मान्यताएं, विशेषताएं या सिद्धांत क्या है उत्तर व्यवहारवाद की जो डेविड ईस्टन ने बताए। सबसे पहली विशेषता जो डेविड ईस्टन ने बताई वो है तकनीक से पहले सार का महत्व। यहां सार का मतलब उद्देश्यों से है। देखिए व्यवहारवादियों ने क्या किया था? केवल और केवल तकनीक पर बल दिया था, उन्होंने मूल्यों की उपेक्षा की थी। तथ्यों का प्रभाव उतना ज्यादा महत्व उनके लिए नहीं रखता था जितना कि उन्होंने तकनीक को अपनाने पर बल दिया था, क्योंकि वो चाहते क्या थे? राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, और वैज्ञानिक किसके माध्यम से बनेगा? वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से बनेगा। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा? उनके अनुसार तथ्य और तकनीक इन दोनों का समय और आवश्यकता के अनुसार उचित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तथ्यों को इग्नोर कर दो, उनकी उपेक्षा करो और तकनीक पर बल दो। अगर ऐसा करोगे तो आपका अध्ययन प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तथ्यों और तकनीक को सामंजस्य के आधार पर प्रयोग करने की बात कही। यहां पर वो एक बात और बोलते हैं कि अगर चॉइस करनी पड़े, पसंद करनी पड़े कि तकनीक और तथ्यों में से किसको चुना जाए या तकनीक और उद्देश्यों में से किसको चुना जाए, तो वो ये कहते हैं कि तकनीक का नंबर बाद में आना चाहिए, पहले शोध के अध्ययन के उद्देश्य तय होने चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हमें उद्देश्य पता नहीं होंगे तब तक हम तकनीक का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उद्देश्य पता है तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम तकनीक का चयन आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात, पहली बात जो उत्तर व्यवहारवादियों के सिद्धांत के रूप में ईस्टन ने बताई। देखो यहां पर एक बात और,
व्यवहारवादियों का एक कोटेशन है जो कई बार प्रश्न आता है 2 नंबर का। वो क्या कहते हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। अस्पष्ट मतलब अगर कोई चीज हमें नहीं पता है, मतलब आधी अधूरी पता है, तो वो अस्पष्टता है। तो ऐसा अस्पष्ट होना जरूरी नहीं है, इससे अच्छा तो हम मना ही कर दे कि हमें आता ही नहीं है, पूरी तरह से हम गलत हो जाएं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस दृष्टिकोण में बदलाव लाके क्या कहा कि अगर हम किसी विषय के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हो, तो उससे बेहतर क्या है कि उसके बारे में आधी अधूरी जानकारी तो हमको होनी ही चाहिए। अप्रासंगिक होने से बेहतर है अस्पष्ट होना, ताकि हम ये तो बता सकें कि हमें थोड़ा बहुत पता है। तो ये बदलाव तभी आ सकता है जब हम उद्देश्य, शोध के उद्देश्यों या उसके सार पर बल दें। तो ये पहली विशेषता, पहली मान्यता उत्तर व्यवहारवाद की। दूसरी मान्यता हम बता सकते हैं, उत्तर व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। व्यवहारवादियों ने क्या किया था, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात कही थी। उन्होंने उन मूल्यों की उपेक्षा की थी जो समाज के अंदर परिवर्तन या विकास लाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे 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 मूल्यों की उपेक्षा करने से समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों का अध्ययन नहीं हो पाएगा, और उन बदलावों से राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो रही है, उनका अध्ययन नहीं हो पाएगा। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों ने परिवर्तन का विरोध किया, वो रूढ़िवादी मानसिकता के परिचायक रहे हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि यदि हमें तथ्यों को उनके व्यापक संदर्भ में समझना है, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को महसूस करना है, उसके महत्व को स्थापित करना है, तो हमें उन मूल्यों का अध्ययन भी करना पड़ेगा जो सामाजिक परिवर्तन में सहायक रहेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन पर बल उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया, ये उसकी दूसरी विशेषता या मान्यता बता सकते हैं। तीसरा, उत्तर व्यवहारवादियों ने विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता की बात कही। आप लोगों को पता है कि व्यवहारवाद जब अस्तित्व में आया तो उससे समकालीन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, ये उसकी असफलता थी। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इसी दोष को दूर करने के लिए क्या कहा कि केवल हम वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देंगे किसी विषय पर, तो उससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। किसी भी अध्ययन का महत्व, उसकी सार्थकता इस बात में निहित है कि वो तत्कालीन या समकालीन समस्याओं का समाधान निकाले। समकालीन समाज में जो अलग अलग विषमताएं हैं, जो अलग अलग संघर्ष और लोगों की आकांक्षाएं हैं, उन पर गंभीरता से विचार करते हुए कोई प्रामाणिक निश्चित नियम प्रस्तुत करे। यही मानव जाति के उत्थान के लिए आवश्यक है। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। चौथी बात यहां पर हम कह सकते हैं, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने मूल्यों की भूमिका को महत्व प्रदान किया, उन मूल्यों की भूमिका को जिनकी व्यवहारवादियों के द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी। उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि किसी भी मानव समाज के लिए मूल्यों पर आधारित ज्ञान का ही महत्व है। अगर किसी ज्ञान में बेसिक वैल्यूज नहीं है, तो वो ज्ञान ना होकर वो केवल औपचारिकता रह जाती है। तो मूल्यों की दृष्टि से कोई विज्ञान तभी विज्ञान होगा जब उसमें विचार या मूल्यों का महत्व होगा। इसीलिए उन्होंने मूल्य निरपेक्ष ज्ञान के स्थान पर मूल्य सापेक्ष ज्ञान को महत्व दिया और मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मानव के विरोध में बताया। तो ये मूल्यों की प्रासंगिकता की जो बात थी, वो उत्तर व्यवहारवाद के विचारों में हमें नजर आती है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि ये जो मूल्यों की स्थापना है, ये जो मानव मूल्यों की रक्षा है, ये सब करने का काम किसका है? ये दायित्व बुद्धिजीवियों का है। समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपने आप को केवल वस्तुनिष्ठ या शोध के नाम पर मशीन के रूप में क्रियान्वित नहीं करें। जैसे मशीन को एक डायरेक्शन में चलाया जाता है, वो उसी तरह से चलती है, वैसे ही बुद्धिजीवी निरपेक्ष होकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनको व्यक्तिनिष्ठ बनना पड़ेगा। वो मूल्यों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते, उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जो समाज की आकांक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो ये एक और विशेष बल बुद्धिजीवियों की भूमिका पर उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया। अगली जो एक और महत्वपूर्ण बात है, उत्तर व्यवहारवादियों ने कर्मनिष्ठता पर बल दिया। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान दोनों बनाने पर बल दिया। अब यहां पर देखो, हमें इसके लिए भी व्यवहारवाद को समझना जरूरी है। व्यवहारवादियों ने क्या किया? राजनीति विज्ञान में
क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की। क्रियात्मक पक्ष मतलब एक्शन क्या लेना चाहिए, प्रभावी, किसी भी परिस्थिति के संदर्भ में प्रभावी कदम क्या उठाना चाहिए, उस क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा व्यवहारवादियों के द्वारा की गई। उन्होंने राजनीति विज्ञान में केवल मनन, चिंतन या सोच को प्रभावी बनाने पर बल दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि यदि हमें किसी समाज का रिकंस्ट्रक्शन करना है, किसी समाज का पुनर्निर्माण करना है, तो हमें मनन के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष को भी देखना होगा। मतलब उन्होंने राजनीति विज्ञान में मनन विज्ञान और कार्य विज्ञान, या मनन पक्ष, चिंतन पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, दोनों में उचित तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया, और इसी के माध्यम से वो ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी बिंदु के आधार पर हम क्या कहते हैं, वो राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान में सामंजस्य के माध्यम से। एक आखिरी जो सातवीं विशेषता है या सातवीं मान्यता है उत्तर व्यवहारवादियों की, वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। यहां व्यवसाय का मतलब है काम से, कार्य से, है ना। कौन सा कार्य और कैसे उसका राजनीतिकरण? तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा था कि व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर अपने उनकी जो सामाजिक दायित्व थे, जो जिम्मेदारियां थी, उनसे वो पूरी तरह से उदासीन हो गए थे। वो मूल्य निरपेक्षता के आधार पर अध्ययन कर रहे थे, जिसके चलते समाज की आवश्यकता क्या है, उसके हित क्या है, उनका पूरी तरह से उनको अंदाजा नहीं रहा, या उस पर उन्होंने पूरी तरह से फोकस नहीं किया। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितने भी संघ हैं, उनके अंदर जितने भी बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये बुद्धिजीवियों की भूमिका है कि वो मानवीय मूल्यों की रक्षा करे। तो इन संस्थाओं में काम करने वाले बुद्धिजीवी ये देखेंगे कि वो अपना सारा कार्य राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करें, अर्थात ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए उनकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, उन प्रतिबद्धताओं को खुलकर प्रयोग में लाना चाहिए। उनका एक तरह से व्यवसायीकरण, इन सब व्यवसायों का राजनीतिकरण करना चाहिए, राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में उनका अध्ययन करना चाहिए, उन मूल्यों का विश्लेषण करना चाहिए। तो ऐसा करने की बात जब उत्तर व्यवहारवादी करते हैं, तो हम कहते हैं कि उन्होंने व्यवसायों के राजनीतिकरण करने पर बल दिया। तो कुल 7 विशेषताएं ये जो अभी हम लोगों ने देखी, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले उल्टा अगर हम चले तो उन्होंने व्यवसायों के राजनीतिकरण की बात की। फिर अगर हम उल्टी बात करें और इससे भी पहले चलें तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति विज्ञान में कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान की बात कही। मूल्यों की स्थापना में उन्होंने बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकारा। उन्होंने राजनीतिक अध्ययन के अंदर मूल्यों के महत्व को स्वीकारते हुए मूल्य आधारित अध्ययन की बात कही। वो समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर बल देते हैं, सामाजिक परिवर्तन को महत्व देते हैं और तकनीक से पहले शोध के उद्देश्यों को महत्व देते हैं। ये 7 बातें जो हैं वो हम बता सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यताओं के रूप में परिभाषित की या स्पष्ट की। आखिरी बात, यदि इन विशेषताओं के मूल आधार के रूप में कहें तो ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद कार्योन्मुख की होने की बात करता है, यानी कि इसने इन शॉर्ट कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया है। ये हमारा उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं हैं। कल की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना देखेंगे और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है उस पर डिस्कस करेंगे।